जी, क्या हाल है आप सबका? ठीक ठाक हैं? खुरम आप खिदमत में हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपने HTML का प्रोजेक्ट खैर आफियत के साथ मुकम्मल कर लिया होगा और अभी भी आप सलामत होंगे। ये बात जहन में रखिए कि आपने सबसे सख्त पार्ट अपनी जर्नी का गुजार लिया है। अब तो वो चीज़ें हैं जो बहुत दिलचस्प हैं और उनमें आपको करने में बड़ा मज़ा आएगा। मेरी तो यही उम्मीद है, क्योंकि उसमें आप चीज़ों को होता हुआ देखेंगे। इस वीडियो में हम अपने पेज को खूबसूरत बनाएंगे, उसमें कलरिंग करेंगे, डिफरेंट चीज़ों की हम फॉर्मेटिंग को की तरफ ध्यान देंगे, स्टाइलिंग के ऊपर ध्यान देंगे। तो इंटरेस्टिंग चीज़ें आ रही हैं और लेट्स डाइव इनटू इट। और इस वीडियो को स्ट्रेट अवे शुरू करते हैं, बजाय इसके कि हम बातें ज़्यादा करें। इस वीडियो को मैं थोड़ा सा जल्दी करूँगा, क्योंकि मेरा गोल यह है कि हम एक दो वीडियो के अंदर ये सारा काम कवर कर लें। तो आप देखेंगे कि मैं इसको थोड़ी सी स्पीड के साथ कवर करूँगा। अगर आपको कोई भी मुश्किल हो और किसी चीज़ में भी प्रॉब्लम हो तो आप ज़किया को या जाकर के साथ कांटेक्ट करके उन चीज़ों को के बारे में क्वेश्चन कर सकते हैं और उन चीज़ों के बारे में आप हेल्प ले सकते हैं। सबसे पहले हमें अपने फ़ोल्डर में जाना है। तो हम जिसमें हम काम कर रहे थे, तो हमारा फ़ोल्डर है यूनिट 3 HTML प्रोजेक्ट। हमने ये खोला और अगर आपको याद हो तो हम अपने प्रोजेक्ट में वर्क फ़ोल्डर के अंदर काम कर रहे थे। तो हम वर्क फ़ोल्डर के अंदर चले गए। उसके बाद ये जो ब्राउज़र की फ़ाइल है, हमने इसको नोटपैड के अंदर खोलना है। सो राइट क्लिक, ओपन विथ, और नोटपैड का ऑप्शन आपने सेलेक्ट करना है। सो राइट क्लिक, ओपन विथ, और फिर आपने नोटपैड का ऑप्शन सेलेक्ट करना है कॉन्टेक्स्ट मेन्यू से। तो इस तरीके से हमारी ब्राउज़र की फ़ाइल अब नोटपैड में खुल गई है और इसी फाइल को हमने ब्राउज़र के अंदर भी खोलना है। उसके लिए जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया, आपने खाली डबल क्लिक करना है और वो आपकी ब्राउज़र के अंदर खुल जाएगी। अब ये हमारी HTML की फ़ाइल खुल गई है। अब अगला काम हमने ये करना है कि उसी फोल्डर में, वर्क फोल्डर के अंदर, हमें एक और फाइल को क्रिएट करना पड़ेगा। लेकिन इस दफ़ा वो फाइल HTML की फ़ाइल नहीं होगी, बल्कि वो CSS की फ़ाइल होगी, स्टाइलिंग की फ़ाइल होगी। तो मैं आपको बताता हूँ कि आपने वो कैसे करना है। आपने दोबारा से नोटपैड को खोलना है। मैंने सर्च बार के ऊपर टाइप किया नोटपैड। नोटपैड की एप्लीकेशन को मैंने खोल लिया, जो कि ये है, और इसको मैंने सेव करना है, फाइल सेव एज, और इसका नाम मैं लिख लेता हूँ styles.css। सेव एज टाइप इसकी ऑल फाइल्स है और इनकोडिंग UTF-8, और सेव कर दिया। जब आपने ये कर दिया तो उसके बाद आपको ये वाली फ़ाइल कनेक्ट करनी पड़ेगी अपनी HTML फ़ाइल के साथ। अगर आप यहाँ देखें तो ये styles.css है। ये हमने एक्सटर्नल फाइल बनाई है जिसके अंदर हम डिफरेंट स्टाइल्स को लिखेंगे। इस केस में ये मैंने फ़ाइल तो बना ली है। मैं अपनी HTML की फ़ाइल पे जाऊँगा और हेड के अंदर टाइटल के नीचे मुझे लिंक एलिमेंट को शुरू करना पड़ेगा। लिंक एलिमेंट के अंदर मुझे अब कुछ एट्रीब्यूट्स को देना पड़ेगा। सबसे पहले रिलेशन एट्रीब्यूट होता है जिसको हम खाली रेल लिखते हैं, REL इज इक्वल टू, देन हम डबल कोट्स के अंदर हमें लिखना पड़ेगा स्टाइल शीट। इसके कहने का मतलब यह है कि जिस चीज़ को हम इस फाइल के साथ लिंक कर रहे हैं वो स्टाइल शीट है। उस फाइल की इस फाइल के साथ रिलेशनशिप ये है कि वो इस पेज की, इस HTML पेज की स्टाइल शीट है। उसके बाद आपको उस फाइल का पाथ देना पड़ेगा, वो आपको href एट्रीब्यूट के अंदर देना पड़ता है हमेशा। href इज इक्वल टू, फिर डबल कोट्स किया। अगर आपने अपनी स्टाइलिंग की फ़ाइल सेम फोल्डर में किया तो खाली आपने उसका नाम लिखना है, अदरवाइज़ उसका पाथ देना पड़ता है। हमने अपने काम को खुद आसान कर दिया है क्योंकि हमने अपनी स्टाइलिंग की फ़ाइल सेम फोल्डर के अंदर सेव की है। सो लिखते हैं styles.css। मेक श्योर कीजिएगा कि
यहाँ जो आप लिख रहे हैं इसका नाम और आपने जो फाइल क्रिएट की थी उसका नाम सेम होना चाहिए। अगर ये डिफरेंट हो जाएगा तो ये वाली मेरी जो फाइल है ये मेरी HTML फाइल के साथ कनेक्ट नहीं होगी। जब ये हमने कर लिया, अगेन याद रखें मैं आपसे पूछता हूँ कि हमें क्या करना है, सोचें जी। आप सब ने सही अंदाज़ा लगाया, हमें इसको सेव करना है। हम जो भी चेंजेस करें हमें साथ साथ सेव करना चाहिए। फाइल में जाएं और सेव कर लें। अब हम ये देखना चाहते हैं कि हमारी ये जो स्टाइलिंग की फ़ाइल है ये हमारी HTML की फ़ाइल के साथ कनेक्टेड भी है या नहीं। उसके लिए आप अगर स्टाइलिंग की फ़ाइल पे जाएं और एक टेस्ट कोड, इसको कहते हैं डमी कोड, वो लिखें कि आप बॉडी में जाएं। अभी आप CSS पे ज़्यादा तवज्जो ना दीजिएगा, लेकिन आपको रफली आइडिया दे दूं कि CSS में आपके पास सिलेक्टर होते हैं। यहाँ मैं सारी बॉडी को सिलेक्ट कर रहा हूँ, फिर कर्ली ब्रेसेस के अंदर आप प्रॉपर्टी वैल्यू का पेयर होता है। तो यहाँ मैं इनको कहता हूँ कि बैकग्राउंड कलर को ज़रा रेड कर दो। ये हमने कर दिया, सेव भी कर लिया। अब अगर मैं अपनी ब्राउज़र की जो मैंने फ़ाइल खोली थी मैं उसमें जाऊं, सबसे पहले मुझे अब अपनी ब्राउज़र की फ़ाइल खोलनी पड़ेगी। तो इसको खोलते हैं तो आप देखें कि अब ये रेड हो गई है। इसका मकसद ये है कि हमारी ये जो हमने जो कोड लिखा हुआ है ये हमारी HTML फाइल के ऊपर अफेक्ट कर रहा है। इससे साबित हो गया कि हमने अपनी फ़ाइल को प्रॉपरली कनेक्ट कर दिया है। यहाँ अगर मैं रेड के बजाय ऑरेंज कर दूँ तो यहाँ ये ऑरेंज हो गया। इसका मतलब है कि मेरी स्टाइलिंग की चेंजेस यहाँ से उसके ऊपर अप्लाई हो रही हैं। तो हमने फ़ाइल तो सही कनेक्ट कर दी है। ये कोड खाली टेस्ट के लिए था, अब मैं इसको डिलीट कर सकता हूँ। और इधर भी मैं जो भी चेंज करूँगा मुझे Ctrl+S साथ साथ दबाना है, या यहाँ से जाकर सेव का ऑप्शन। अब मैं क्या करता हूँ कि इस फाइल को और इस फाइल को मैं साथ साथ खोलता हूँ कि आप चेंजेस को साथ साथ होता हुआ देख लें। जी, अगर हम इस फाइल को देखें, हमारी ब्राउज़र के अंदर जो फाइल है, मैं इसको रिफ़्रेश कर दूं कि हम अपने नॉर्मल पे आ जाएं। टेस्ट कोड को मैंने यहाँ से रिमूव कर लिया है, तो अब आप यहाँ उसके इफ़ेक्ट्स को नहीं देखेंगे HTML की फ़ाइल के अंदर। तो सबसे पहले अगर आप देखें तो यहाँ चीज़ों के ऊपर एक डिफ़ॉल्ट फॉर्मेटिंग हुई है। फॉर एग्ज़ाम्पल हेडिंग्स जो हैं वो बोल्ड हैं, उनका साइज़ नॉर्मल टेक्स्ट की निस्बत थोड़ा सा बड़ा है। इसके अलावा जो है वो अगर आप देखें तो यहाँ थोड़ा सा गैप है। इस पैराग्राफ और इस लिस्ट के दरमियान में भी गैप है, फिर यहाँ भी गैप्स हैं। हर पैराग्राफ के बाद कुछ, हम इसको मार्जिन कहते हैं, कुछ मार्जिन है, कुछ पैडिंग्स हैं। तो यहाँ इसका मतलब यह है कि आप जब भी कोई कोड लिखते हैं तो ब्राउज़र ख़ुद से कुछ डिफ़ॉल्ट फॉर्मेटिंग कर देता है। जब हम अपनी स्टाइलिंग खुद से करना शुरू करते हैं तो सबसे पहला काम जो हम करते हैं वो ये करते हैं कि हम डिफ़ॉल्ट स्टाइलिंग को रिमूव कर देते हैं। उसका तरीका ये होता है कि आपने स्टार का कैरेक्टर टाइप करना है, उसके बाद कर्ली ब्रेसेस। स्टार का मकसद ये है कि मेरे पेज के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं उनके साथ ये सब कर लो। सबसे पहला काम मैं जो करूँगा वो ये है कि मैं बॉर्डर साइजिंग की प्रॉपर्टी को बॉर्डर बॉक्स कर दूंगा। इस प्रॉपर्टी को यहाँ लिखने का मकसद ये है कि मैं अपने ब्राउज़र को बताना चाहता हूँ कि जो भी विड्थ या हाइट मैं तुम्हें दूंगा उसको तुमने टोटल विड्थ या हाइट समझना है, उसमें कोई एडिशनल वैल्यू ऐड नहीं करनी। फॉर एग्जांपल उसमें कोई बॉर्डर नहीं ऐड करना या कोई पैडिंग नहीं ऐड करनी। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मेरा टोटल कंट्रोल हो तमाम चेंजेस के ऊपर। उसके बाद मैं कहता हूँ कि जितनी भी मार्जिन वगैरह हैं, डिफ़ॉल्ट मार्जिन्स हैं, उनको हटा दो। मार्जिन दो एलिमेंट्स के बीच में फासले को कहते हैं, और पैडिंग को भी ज़ीरो कर दो।
पैडिंग, अगर आपने कोई भी कंटेंट बनाया है HTML के अंदर, वो उसको एक बॉक्स समझता है। मिसाल के तौर पर अगर मैं इसको मैक्सिमाइज कर दूं, इंस्पेक्ट करूं और मैं इसको अगर क्लिक करूं, आप यहां देखें तो ये चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन, ये तो मेरा कंटेंट है, लेकिन मेरी HTML खाली इसको एज अ टेक्स्ट नहीं समझता। उसके लिए ये एक बॉक्स है जिसमें कंटेंट बीच में आता है, उसके इर्द गिर्द कुछ पैडिंग है, फिर पैडिंग के बाद उसका कुछ बॉर्डर है, बॉर्डर के बाद उसके दरमियान और दूसरे एलिमेंट के दरमियान कुछ मार्जिन है। तो HTML हर एलिमेंट को एक बॉक्स की तरह कंसीडर करता है। तो पैडिंग क्या होती है? बॉर्डर और कंटेंट के दरमियान में जो फासला होता है उसको हम पैडिंग कहते हैं, और ये उसका बॉक्स मॉडल कहते हैं। इसको हम बॉक्स मॉडल भी कहते हैं। अभी ये आपके स्कोप से ऊंची चीज़ है, इसको हम फ्यूचर में करेंगे अलहदा से, लेकिन मैंने आपको सरसरी साइज का बता दिया। यहाँ पैडिंग मैंने 0 कर दी। अब यहाँ देखें कि जितनी भी डिफ़ॉल्ट मार्जिन्स थे और पैडिंग्स थी वो ख़त्म हो गए हैं। उसके बाद मैं कुछ चेंजेस करना चाहता हूँ अपनी बॉडी के अंदर। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि CSS में आपको सिलेक्टर लिखना पड़ता है, उसके बाद कर्ली ब्रेसेस में प्रॉपर्टी वैल्यू पेयर होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ प्रॉपर्टी क्या थी? मार्जिन, और उसकी वैल्यू हमने 0 लगाई, तो ये प्रॉपर्टी वैल्यू पेयर है। तो हमने क्या करना है कि हमने गूगल फॉन्ट में जाना है और वहाँ से पॉपिंस फॉन्ट को हमने इंस्टॉल करना है या अपने ब्राउज़र के अंदर डालना है। तो गूगल पे जाएं और आपने यहाँ गूगल फॉन्ट्स कर लें। इस लिंक को, जो पहला लिंक है, इसको आप खोल लें, गूगल फॉन्ट्स, और यहाँ आप यहाँ सर्च फॉन्ट्स के अंदर आपने सर्च करना है पॉपिंस को। तो मैं नॉर्मल पॉपिंस चाहता हूँ, यही जो हमारे पास है, इसी फॉन्ट को मैं इंस्टॉल करना चाहता हूँ। इसको क्लिक कर लें, जो रिज़ल्ट आए आपके पास। जब आप इस फॉन्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो आपको एक दूसरे पेज में ले जाएगा, और उस पेज के अंदर आपको वो उस फॉन्ट की डिफरेंट वेरिएशंस को दिखाएगा, या आपको कहेगा कि आप डिफरेंट वेरिएशन में से कौन सी वेरिएशन अपने पेज पे यूज़ करना चाहते हैं। मैं नॉर्मल यूज़ करना चाहता हूँ, रेगुलर 400। तो यहाँ आकर मैं ये जो बटन है, सर्कुलर बटन, इसमें मैं सेलेक्ट के बटन को क्लिक करूँगा। जब मैं ये क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे कि यहाँ एक साइड बार अपीयर हो जाए। तो जब ये साइड बार अपीयर होगा तो आप अपने पेज में 2 तरीक़ों से इस फॉन्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तो यह है कि आप लिंक के टैग को यूज़ करके HTML के अंदर इसको इस फॉन्ट को लगा सकते हैं। दूसरा यह है कि आप अपनी CSS फाइल के अंदर @import की कमांड को भी यूज़ कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है कि आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने स्टाइल के टैग को कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उसके अंदर जो @import की कमांड है आपने इसको कॉपी करना है। तो उसको सिलेक्ट कीजिए, हाईलाइट कीजिए, Ctrl+C करके आप सिलेक्ट कर सकते हैं, या राइट क्लिक करके आप कॉपी का ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपने अपनी CSS की फाइल में जाना है, जो कि ये है, और उसके बिल्कुल टॉप के ऊपर आपने इसको पेस्ट कर देना है। तो राइट क्लिक और पेस्ट। अब बॉडी के अंदर आपको ये जो नीचे लिखा हुआ है CS rules to specify families, कि आपने ये जो है कि आप फॉन्ट फैमिली की जो प्रॉपर्टी है इसको आपने कॉपी करना है, और स्टाइल्स के अंदर बॉडी के अंदर आपने इसको लिख लेना है, और Ctrl+S कर दीजिए। तो अब आपने क्या किया है कि आपने पॉपिंस फॉन्ट को अपने पेज के अंदर गूगल फॉन्ट के ज़रिए उसको आपने इंस्टॉल कर लिया है। अभी अगर आप देखें तो आपको नज़र आएगा कि आपका जो फॉन्ट है उसके ऊपर ये डैशेस से हैं हर लेटर से पहले। इनको डेकोरेशंस भी कहते हैं। अगर मैं इसका साइज़ इंक्रीज़ करूं तो अगर आप देखें तो ये उनके टॉप पे ये डैशेस से बने हुए हैं, जिनको हम डेकोरेशंस भी कहते हैं या शेवरॉन्स भी कहते हैं। और ये जो है ये न्यू टाइम्स रोमन का स्टाइल है।
इसका मतलब है कि इस टाइम मेरा जो फॉन्ट है वो न्यू टाइम्स रोमन है, जो कि मेरे ब्राउज़र का डिफ़ॉल्ट फॉन्ट है। तो सबसे पहले आप इसको सेव कर लें अपने स्टाइल्स की फ़ाइल को, और आप अपने HTML के पेज में आकर इसको रिफ़्रेश करें। तो आपने देखा है कि हमारा फॉन्ट अब तब्दील हो गया है। इसी तरीके से अब हम कुछ और चेंजेस करेंगे। मैं चाहता हूं कि मेरी जो बॉडी है उसका बैकग्राउंड कलर, तो आपने यही टाइप करना है जो मैं टाइप कर रहा हूं। तो 6D6C69, तो ये हमने कलर स्पेसिफाई कर लिया। बाय द वे CSS के अंदर जब भी आप कलर्स को मेंशन कर रहे होते हैं, उसके कलर्स को लगाने के या कलर्स को इस्तेमाल करने के 3 तरीके हैं। हेक्साडेसिमल वैल्यूज़ के ज़रिए, ये जो भी है, ये जब भी आपका कलर हैश सिंबल से शुरू होता है तो वो हेक्साडेसिमल वैल्यू होती है। देन आप नेम्ड कलर भी यूज़ कर सकते हैं जो हम यूज़ करेंगे, और उसके अलावा आप RGB कलर भी यूज़ कर सकते हैं और RGBA कलर्स भी यूज़ कर सकते हैं। ये डिफरेंट वेज हैं जिसके ज़रिए हम अपने कलर्स को स्पेसिफाई कर सकते हैं अपने CSS के अंदर। तो जो भी हम यहाँ चेंज करेंगे उसके बाद हम फ़ौरन अपनी फ़ाइल को सेव करेंगे, और यहाँ आके हम रिफ़्रेश करके देखेंगे कि उसका इफेक्ट क्या हुआ है। तो ये वाला कलर है हमारा बॉडी का। अब मैं चाहता हूँ कि मेरा फ़ॉन्ट का कलर इससे डिफरेंट हो, तो फ़ॉन्ट का कलर मैं करता हूँ #222। अगेन इसको सेव कीजिए और इधर जाके रिफ़्रेश कीजिए, तो आप देखें कि अब हम, पहले तो हमारा डार्क ब्लैक कलर था, अब हमारा थोड़ा सा लाइट ब्लैक सा कलर है, क्योंकि डार्क ब्लैक बहुत आंखों को लगता है, तो इसलिए इस कलर को मैंने ऐसे रखा है। अब मैं ये भी चाहता हूँ कि बॉटम के अंदर ये बिल्कुल, अगर आप देखें तो बॉडी जो है वो बिल्कुल साथ जुड़ी हुई है कोने के। मैं चाहता हूँ कि कुछ पैडिंग हो, मेरी पैडिंग बॉटम 10 पिक्सल। अगेन मैंने Ctrl+S करके सेव किया, और यहाँ आकर मैं अगर देखूं तो एंड के ऊपर आप थोड़ा सा यहाँ अगर आप देखें तो हमें पैडिंग, हमारी थोड़ी सी बॉडी ऊपर चले गई है, बिल्कुल कोने के साथ जुड़ी नहीं हुई। फॉन्ट साइज मैं चाहता हूँ कि मेरी सारी बॉडी का 16 पिक्सल हो। फिर आपने इसको सेव करना है या Ctrl+S करके या यहाँ ऊपर से, और आप देखें कि हमारा फॉन्ट बड़ा हो गया है, 16 पिक्सल हो गया है। अभी अगर आप देखें तो मेरी बॉडी राइट से लेफ्ट तक पूरे पेज के ऊपर स्ट्रेच हुई है। मैं ये नहीं चाहता, बल्कि मैं चाहता हूँ कि ये मिडल में हो, सो इसकी जो मैक्सिमम विड्थ है वो पूरे ब्राउज़र की विड्थ के बराबर ना हो, बल्कि मिडल में हो, इसलिए मैं मैक्सिमम विड्थ का ऑप्शन चेंज करूँगा। सो हम करते हैं मैक्स विड्थ, जो कि 50 EM है। अब अगर आप देखें तो पहले मेरी बॉडी राइट से लेफ़्ट तक स्ट्रेच कर रही थी, अब वो राइट से लेफ़्ट तक स्ट्रेच नहीं कर रही, बल्कि उसकी विड्थ ब्राउज़र की पूरी विड्थ से कम है, 50 EM है। EM हमारे पास रिलेटिव यूनिट है जो कि पिक्सल से डिफरेंट है। पिक्सल हमारी फिक्स्ड यूनिट होती है। रिलेटिव का मकसद यह है कि ये यूनिट अपने एलिमेंट के हिसाब से बड़ी छोटी हो जाती है। अगेन अभी आपको उसकी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। अदर जो रिलेटिव यूनिट्स हैं उनमें एक है जिसको हम रैम कहते हैं, REM, देन एक परसेंटेज भी होती है, इनको हम बाद में देखेंगे बाकी रिलेटिव यूनिट्स को। अब मैं ये चाहता हूँ कि मेरी बॉडी मिडल में आए। मेरे अभी देखें तो मेरी जो बॉडी है वो, उसकी जो विड्थ है, उसकी जो चौड़ाई है वो पूरे ब्राउज़र के बराबर नहीं है, बल्कि उससे कम है, लेकिन वो लेफ़्ट साइड के में वो बुज इन हुई है, या लेफ़्ट साइड में वो सारी हुई है। मैं चाहता हूँ कि लेफ़्ट के बजाय वो मिडल में आ जाए। उसको मिडल में करने के लिए हमारे पास एक होता है ट्रिक जिसको हम कहते हैं मार्जिन 0 ऑटो। अगेन Ctrl+S करके इसको सेव कर लें या यहाँ से सेव कीजिए, और यहाँ आके जब आप इसको करेंगे तो अभी तो आपको पता नहीं लग रहा। अब अगर मैं इसकी विड्थ को पूरे पेज के बराबर करूँ तो आप देखें कि मेरी बॉडी अब सारी की सारी मिडल में आ गई है।
वर्ड रैप, ब्रेक वर्ड, ओवरफ्लो रैप, ब्रेक वर्ड। अब आप ये मुझसे पूछेंगे कि इन दोनों का क्या मकसद है। इन दोनों का ये मकसद है कि अगर आप फाइनल पेज को देखेंगे तो आप उसमें देखेंगे कि कुछ जगहों के ऊपर जहां लफ्ज़ कंप्लीट नहीं हुआ था, उसने क्या किया कि उसने लफ्ज़ को तोड़कर दूसरी लाइन में ले गया है और उसने उसके कोने के ऊपर हाइफन डाल दिया। इसको हाइफनेशन कहते हैं। तो यही मैं कह रहा हूँ कि मैं ब्राउज़र कह रहा हूँ कि तुम लफ्ज़ों को तोड़ सकते हो उन जगहों के ऊपर जहाँ वो नहीं टूट सकते। अगर उनकी लेंथ जो है वो एक ख़ास साइज से बड़ी है और फॉर्मेटिंग के हिसाब से वो थोड़े से बाहर निकल रहे हैं, तो उनको तोड़कर दूसरी लाइन में ले जाओ और उसमें हाइफनेशन तुम डाल सकते हो। तो उसके लिए मैं करूँगा हाइफन ऑटो। हाइफन ऑटो से मैं उसको कह रहा हूँ कि हाइफन भी तुम खुद से लगा सकते हो। मैं ब्राउज़र को इजाज़त दे रहा हूँ कि वो मेरे लफ्ज़ों को तोड़कर दूसरी लाइन में ले जाए। अगर उसकी लेंथ एक ख़ास लेंथ जो मैं बाद में दूंगा उससे ज़्यादा हो रही है, उसमें हाइफन खुद से लगा लो। तो ये इन 3 प्रॉपर्टीज़ का मकसद है। अब अगर आप HTML पेज पे जाएं तो आप देखें कि हमने कंटेंट की क्लास यूज़ की थी डिफरेंट जगहों पे। ये देख लें, आर्टिकल में भी हमने कंटेंट की क्लास यूज़ की हुई है और सेक्शन के अंदर भी। इसका मकसद ये है कि जो भी चीज़ हमारे पेज के अंदर है हमने उसको कंटेंट की क्लास से रैप किया हुआ है। तो हम आप जब भी कोई क्लास को यूज़ करते हैं तो आप डॉट से यूज़ करते हैं सिलेक्टर के अंदर, और फिर आप क्लास का नाम लिखते हैं। उसके बाद फिर आप कर्ली ब्रेसेस ये वाली ब्रैकेट्स डालते हैं और उसके बीच में जो भी आप चेंजेस करना चाहते हैं तो आप करते हैं। मैं कह रहा हूँ कि जहाँ भी कंटेंट की क्लास है उसका बैकग्राउंड कलर जो है उसको चेंज करके एलिस ब्लू कर दो। अब ये मेरा नेम्ड कलर है। पहले अगर आप देखें तो मैंने हेक्साडेसिमल कलर यूज़ किया था। जब आप किसी भी कलर का नाम लिखते हैं तो उसको नेम्ड कलर कहते हैं। देखते हैं कि इसका इफेक्ट क्या होगा। अब आप मुझे बता सकते हैं कि यहाँ चेंजेस क्यों नहीं अप्लाई हुए। अगर आप ऊपर देखें तो मैंने सेव नहीं किया अपनी फ़ाइल को, तो सेव करते हैं और फिर इधर आकर रिफ़्रेश करते हैं तो देख लें कि क्या फ़र्क पड़ रहा है हमारी असल फ़ाइल पे। फिर मैं कह रहा हूँ कि जितनी भी कंटेनर क्लासेस हैं मेरे HTML के अंदर, उन तमाम क्लासेस की मैक्सिमम विड्थ जो है उसको 1200 पिक्सल कर दो और मार्जिन 0 ऑटो कर दो। ये मार्जिन 0 ऑटो का मकसद, जहाँ भी आप इस चीज़ को लगाएंगे, ये एक ट्रिक है जो चीज़ों को मिडल में कर देती है ब्राउज़र के। अब हम नेविगेशन बार को बनाना शुरू करेंगे। तो अगर आप याद करें तो HTML फाइल के अंदर हमारा नेविगेशन जब हमने बनाई थी, अपना नेविगेशन बार बनाया था, तो उसमें हमने क्लास को दी थी nav की। तो अब मैं इसको .nav से सिलेक्ट करूँगा और सबसे पहले बैकग्राउंड कलर हम देते हैं, इसका भी #222, साथ साथ Ctrl+S करके सेव करते जाएं। अच्छा, अब ये जो है ये काफ़ी डार्क ब्लैक कलर है। अगर मैं अपनी पेज पे जाऊं तो अब ये जो जितना भी मेरा नेविगेशन का एरिया है आप देखें तो ये काफ़ी डार्क ब्लैक हो गया है। फिर मैं ये चाहता हूँ कि ये जो मेरा नेविगेशन है ये टॉप लेफ्ट से शुरू हो और फिर राइट तक ये स्ट्रेच करे। उसके लिए मुझे ये वैल्यू स्पेसिफाई करनी पड़ेंगी, टॉप 0, लेफ्ट 0 एंड राइट 0। तो अब ये क्या करेगा, ये बिल्कुल टॉप ऑफ द पेज से शुरू होगा मिडल में और फिर स्ट्रेच करेगा जितनी भी उसकी विड्थ है। अब हम कहते हैं कि .nav .container। आप कम्बिनेशन भी यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट सिलेक्टर्स की।
जब आप दो सिलेक्टर्स को स्पेस के साथ लिखते हैं तो हम इसको डिसेंडेंट कहते हैं। इस केस में ये मैं कह रहा हूँ कि नेविगेशन क्लास के अंदर जो उसकी चाइल्ड कंटेनर क्लास है उसके साथ ये चेंजेस करो। डिस्प्ले फ्लेक्स, ये मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये जहाँ खुरम ट्यूटोरियल है और ये जितने भी लिंक हैं ये सारे स्प्रेड हो जाएं ऑन द टॉप हियर। अभी तो ये वर्टिकली लिस्ट की तरह ऊपर नीचे हैं, मैं चाह रहा हूँ कि ये हॉरिजॉन्टली स्प्रेड हों। उसके लिए मुझे डिस्प्ले फ्लेक्स का ऑप्शन यूज़ करना पड़ेगा। अब देखें कि जब मैं डिस्प्ले फ्लेक्स करूँगा तो ये साथ ही ये सब के सब अब अपने आप को कोशिश कर रहे हैं कि हॉरिजॉन्टली स्प्रेड करें। जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन। फिर मैं ये कह रहा हूँ कि जितने भी मेरे फ्लेक्स आइटम्स हैं उनको इक्वली स्प्रेड करो, इसको स्पेस बिटवीन कहते हैं। अगेन हमने अभी फ्लेक्स बॉक्सेस नहीं पढ़े, ये थोड़ा सा एडवांस टॉपिक है, ये बाद में हम इसके बारे में देखेंगे। यहाँ आके आप इसको सेव करें तो आप देखें कि अब ये स्प्रेड हो गए हैं इक्वली। और अलाइन आइटम्स सेंटर, अब ये वर्टिकली उनको मिडल में कर रहा है। यहाँ ऊपर नीचे मैं चाह रहा हूँ कि 10 पिक्सल मेरी पैडिंग हो जाए, तो पैडिंग 10 पिक्सल। सेव किया, पेज पे गए और रिफ्रेश किया तो आप देखें कि अब ऊपर और नीचे अब हमारे पास थोड़ा सा फासला है, इसको हम पैडिंग कहते हैं। अब अगर आप देखें तो हमने इसको एज अ लिस्ट यूज़ किया हुआ है। अब हम इस लिस्ट में कुछ चेंजेस करेंगे, पर ये जो लिस्ट है ये हमारी नेविगेशन के अंदर है, तो इसलिए हम कहते हैं .nav ul, यानी कि जो हमारे पास अनऑर्डर लिस्ट है और खाली .nav क्लास के अंदर है। तो अगर मैं आपको HTML का पेज दिखाऊं, ये मेरा HTML का पेज है, ये मेरी nav क्लास है और उसके अंदर ये मेरी ul लिस्ट है, तो सारे चेंजेस इस लिस्ट के साथ होंगे। इन अदर वर्ड्स ये सारे चेंजेस उन पेजेस के लिंक्स के साथ होंगे जो हमने नेविगेशन बार के अंदर क्रिएट किए थे। इसको भी मैं डिस्प्ले फ्लेक्स करना चाहता हूं क्योंकि अगर अभी आप देखें तो ये ऊपर नीचे है, मैं चाहता हूं कि ये हॉरिजॉन्टली स्प्रेड करें। सो इसको डिस्प्ले फ्लेक्स करते हैं, कंट्रोल S करके। अभी आप देखें कि यहाँ रिफ्रेश करूं तो अब ये हॉरिजॉन्टली ऐसे हो गए हैं। उसके बाद मुझे लगता है कि साइड बाय साइड कर लेते हैं क्योंकि आप फिर साथ साथ सारे चेंजेस होते हुए देखेंगे। डिस्प्ले फ्लेक्स हमने कर लिया। अब अभी या तो आपको नज़र नहीं आ रहा, लेकिन आप देखें कि यहाँ डॉट हैं इनके साथ, जिसको हम बुलेट पॉइंट भी कहते हैं। हम इससे जान छुड़ाना चाहते हैं, इसलिए हम कहेंगे कि लिस्ट स्टाइल टाइप नन। जब ये करके हमने इसको रिफ्रेश किया तो वो डॉट चले गए। आप देखें कि आप यहाँ से बुलेट पॉइंट चले गए हैं। फिर हम कहते हैं इसको भी हम चाहते हैं कि ये सेंटर में हो वर्टिकली। कंट्रोल S करके सेव किया, यहाँ रिफ्रेश किया, ये मिडिल में चले गया। और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। अब हम कहते हैं कि अगर आप देखें तो हमने इन सब को एज अ लिंक्स यूज़ किया है, तो अब हम इसमें चेंजेस करते हैं .nav ए। तो हम कहते हैं कि नेविगेशन के अंदर जितने भी लिंक्स हैं उनके साथ ये चेंजेस करो। अगेन याद रखें क्योंकि इन दोनों के दरमियान में स्पेस है, तो स्पेस हमारा डिसेंडेंट सेलेक्टर होता है। यहाँ इनकी जो फैमिली है वो मैं डिफरेंट रखना चाहता हूँ, उसको मैं रोबोटो करना चाहता हूँ, तो मैं इसको मैक्सिमाइज करता हूँ। दोबारा से गूगल फॉन्ट के अंदर जाऊँ, यहाँ से वापस गया और यहाँ अब मैं रोबोटो को टाइप करूँगा।
तो जो नॉर्मल 12 स्टाइल रोबोटो है उसमें जाऊंगा और वहाँ से मैं नीचे जाकर जो नॉर्मल वाला है रेगुलर 400 रोबोटो, उसको यहाँ से मैं सिलेक्ट का बटन दबाऊंगा तो उसका लिंक भी अब आ जाएगा इधर साइड बार के अंदर। उसकी इंपोर्ट स्टेटमेंट को या कमांड को मैं कॉपी करूंगा और अपनी स्टाइल्स शीट के बिल्कुल टॉप के ऊपर मैं लगाऊंगा। सेव कर लिया और रोबोटो का जो स्टेटमेंट है फॉन्ट फैमिली की वो यहाँ से कॉपी करके अपनी स्टाइल्स शीट के वहाँ लगाऊंगा जहाँ मैं चाहता हूँ। तो मैं इसको चाहता हूँ कि मैं जितने भी लिंक हैं वो रोबोटो के हों, तो ये मैंने कर दिया। अब जब ये किया तो मैंने इसको सेव कर लिया, सेव, और यहाँ से आके रिफ़्रेश किया तो अब आप देखें कि इनका जो फ़ॉन्ट है वो बाकी बॉडी के फ़ॉन्ट से डिफरेंट है। कलर मैं चाहता हूँ कि अभी इनका डार्क ब्लू है, डार्क ब्लू से वाइट हो जाए, तो मैं कहूँगा कलर वाइट। अब देखें अब ये वाइट हो गया है। टेक्स्ट डेकोरेशन अगर आप देखें तो इनके नीचे अंडरलाइन है, ये मैं ख़त्म करना चाहता हूँ, उसको मैं कहूँगा टेक्स्ट डेकोरेशन नन, कि मेरे लिंक्स की जो है वो नीचे अंडरलाइंस ना हो। अब हम पैडिंग दे देते हैं। पैडिंग में याद रखिए कि पैडिंग को देने के डिफरेंट तरीके हैं। पैडिंग में हम सिंगल वैल्यू भी दे सकते हैं जो चारों अतराफ पे लग जाती है, या हम 2 वैल्यूज़ भी दे सकते हैं जिसमें पहली वैल्यू आपकी वर्टिकल होती है ऊपर नीचे और दूसरी वैल्यू हॉरिजॉन्टल होती है। तो मैं चाह रहा हूँ कि ऊपर मेरी 10 पिक्सल हो और साइडों पे मेरी 15 पिक्सल हो पैडिंग। अब इसका इफेक्ट आप देख लें कि ऐसे होगा। अब जब मैं पेज पे आऊँ तो मैं चाहता हूँ कि मेरा जो पहला लिंक है होम वाला वो एक्टिव हो, तो अब उसके बारे में कुछ चेंजेस करूँगा। मैं यहाँ अपने HTML पेज में एक्टिव की क्लास लगाना भूल गया था, तो आपने होम में जाकर वहाँ क्लास इज इक्वल टू एक्टिव लिखना है और फिर उसको सेव कर लीजिएगा। तो a डॉट एक्टिव किया, उसके बाद डॉट nav a कॉलन होवर। इसका मकसद ये है कि किसी भी चीज़ के ऊपर जब हम होवर करेंगे तो उसमें ये वाले चेंजेस करना। और a डॉट एक्टिव का ये है कि जहाँ भी एक्टिव क्लास है उसको जैसे ही पेज लोड होगा तो उसमें जो हम चेंजेस नीचे करेंगे वो उस पर अप्लाई हो जाए। तो कलर मैं चाहता हूँ कि पिंकिश टाइप का एक कलर होता है वो करें, जो कि है C0392B। सेव करते हैं और रिफ्रेश करते हैं। तो अब आप देखें कि जहाँ भी मैं जिसके ऊपर भी मैं होवर कर रहा हूँ वो रेड हो रहा है और होम ऑटोमेटिकली रेड है, क्योंकि हमने होम के ऊपर अगर आप जाके देखें यहाँ हमने उसको एक्टिव क्लास दी हुई है। फॉन्ट वेट मैं चाहता हूँ कि ये सारे बोल्ड भी हो जाएं, तो फिर दोबारा से सेव किया, यहाँ जाकर सेव और यहाँ रिफ़्रेश किया तो आप देखें अब ये थोड़े से थिक ज़्यादा हैं। अब मैं चाहता हूँ कि बॉडी का जो कंटेनर है बॉडी डॉट कंटेनर उसमें फॉलोइंग चेंजेस करो। अभी आप देखें तो ये मेरी सारी बॉडी है, लेकिन यहाँ जो कंटेंट है वो बिल्कुल साइडों के साथ जुड़ा हुआ है, इसमें फासला ही कोई नहीं है। तो अब मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ थोड़ा सा फासला हो इसके चारों तरफ में। और आप अगर जाएं बॉडी के अंदर तो आप देखेंगे बॉडी के अंदर आपने डिफरेंट जगहों पे कंटेनर की क्लास यूज़ की हुई है। तो मैं कह रहा हूँ कि बॉडी के अंदर जितनी भी कंटेनर की क्लासेस हैं उनमें ये चेंजेस करो। पैडिंग लेफ्ट,
यानी कि लेफ़्ट साइड पे जो ये वाली साइड है यहाँ की पैडिंग कर दो 30 पिक्सल। देख लें जैसे ही हमने की तो अब हमारा कंटेंट बिल्कुल साइडों के ऊपर जुड़ा नहीं हुआ। अब राइट पे भी अगर आप देखें तो बिल्कुल साइडों पे जुड़ा हुआ है। इधर भी हम थोड़ी सी पैडिंग देना चाहते हैं। पैडिंग राइट को 25 पिक्सल कर दो। सेव कीजिएगा। यहाँ से मैं बार बार कंट्रोल एस दबा देता हूँ। तो अब आप देखें कि यहाँ भी राइट साइड पे भी ये बिल्कुल साइडों पे क्लोजली नहीं है, बल्कि ये बिल्कुल मिडल में बड़े अच्छे तरीके से अरेंज हो गया है। अब आपको याद हो तो ये जो हमारा लोगो है इसको हमने क्लास दी थी डॉट लोगो की। अगर याद हो तो ये देखें हमने इसको क्लास लोगो की दी थी। अब हम इसमें कुछ चेंजेस करेंगे लोगो के अंदर। तो हम कहते हैं डॉट लोगो, यानी कि लोगो की क्लास लो और उस क्लास के अंदर ये वाले चेंजेस कर दो, जो कि ये हैं कि फ़ॉन्ट फैमिली मैं लोगों की भी चाहता हूँ कि वो रोबोटो हो और फ़ॉन्ट साइज़ 15 पिक्सल हो। तो मैं इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा करना चाहता हूँ। सॉरी, इसको थोड़ा सा छोटा किया है, बल्कि नॉर्मल 16 था। और मैं चाहता हूँ एक प्रॉपर्टी होती है जिसको हम कहते हैं टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, जिससे हम बता सकते हैं कि ये अपर केस हो या लोअर केस हो। तो अभी आप देखें तो इसको आप ये कैपिटलाइज हुआ है, यानी कि फर्स्ट लेटर कैपिटल है और बाकी लोअर केस हैं। अपर केस कहने से ये सारे अपर केस हो जाएंगे।